हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपके कोर्स MGT 613 जिसको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, इसके लेसन 1 से रिलेटेड है। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। इस वीडियो का कंटेंट आपके ऑफिशियल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को स्टडी करने के बाद बनाया गया है, और अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। सो पॉइंट इज़ के नथिंग इज़ मिस्ड आउट, और आपकी आसानी के लिए टॉपिक्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा समझ सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इसके फर्स्ट लेसन का कंटेंट है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या, ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट हो सके फॉर द इंटायर कोर्स। तो ये कॉम्बिनेशन है दो एरियाज़ का, एक है प्रोडक्शन और दूसरा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। पहले प्रोडक्शन को देखते हैं। तो प्रोडक्शन, जिसको हम पैदावार भी कहते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्रिएशन की बात कर रहा है, यानी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की पैदावार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्चुअली क्या हैं। तो प्रोडक्ट्स आप समझ लें कि यार टैंजिबल आइटम्स, वो आइटम्स जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। जिस तरह गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है। तो अगर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब सेकंड पार्ट था इसका कि प्रोडक्ट्स के अलावा इसमें सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सर्विसेज ऑन द अदर हैंड आर इनटैंजिबल आइटम्स। ये वो आइटम्स हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो अगर इसको मैं और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो इसमें किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, किसी की हेल्प की जा रही होती है। ठीक है। या किसी के लिए कोई काम किया जा रहा होता है, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर हो गया, होटल्स हो गए, या फिर डिलीवरी सेक्टर हो गया, उसमें सर्विसेज हो गई। जिस तरह आप TCS एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ठीक है, वो आपके होम एड्रेस पर आपको कुछ पार्सल्स डिलीवर करती है, तो वो सर्विसेज की इंडस्ट्री में आती है। ठीक है। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है कुछ कन्वर्जन कर रहा है, कुछ कन्वर्ट कर रहा है कुछ इनपुट्स को आउटपुट्स में। ठीक है। आउटपुट तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है। आउटपुट क्या बना क्या रहा है, ये कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, सर्विसेज बना रहा है। प्रोडक्ट्स, फर्ज करो गाड़ी बन रही है तो वो प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, और अगर कोई होटल या बैंक बन रहा है तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। ठीक है। तो आउटपुट तो क्लियर हो गया। अब ये बनाने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप अगर गाड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है। स्टील चाहिए होता है, प्लास्टिक चाहिए होता है, रबर चाहिए होता है, इस तरह और दीगर अशिया चाहिए होती हैं जो कि रॉ मटेरियल में आती हैं। गाड़ी एकदम से नहीं बन जाती, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल में आता है। सर्विसेज देनी है, बैंकिंग सेक्टर है, कोई चेक लेने आया हुआ है, उसको कैश देना है, तो इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो उसका इनपुट चाहिए होता है। फिर अगर ये प्रोडक्ट्स और सर्विस देनी है तो पैसों की भी ज़रूरत आती है, कैपिटल भी चाहिए होता है। कुछ जगहों पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं जिसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं कोई नमक की प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे नेचुरल रिसोर्स नमक चाहिए होगा, उसकी कान से मुझे नमक चाहिए होगा। प्लस अगर मैंने कोई ऑयल की प्रोडक्ट्स बनानी है, पेट्रोल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्रूड ऑयल वगैरह चाहिए होगा। तो मार्बल भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो ये तमाम वो इनपुट्स हैं जो कि फाइनली आपकी कोई ना कोई आउटपुट यानी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है। तो प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल कन्वर्ट करती है इनपुट को आउटपुट में। ठीक है। तो इसमें इन एरियाज को डिस्कस किया जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है। अब कन्वर्जन प्रोसेस की मैनेजमेंट, कन्वर्जन किन चीज़ों की, ठीक है, इनपुट्स की आउटपुट में। ठीक है। इनपुट्स, गाड़ी बन रही है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद गाड़ी बन रही है तो उसको कोई ना कोई मैनेज तो कर रहा होगा ना, कोई तो देख रहा होगा कि क्या चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, किसने करनी है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई कोई डिसीजन तो नहीं लेना। ठीक है। तो मैनेजमेंट से ये मुराद है। तो ये पार्ट जो है, ये इनपुट्स की आउटपुट्स में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए बड़े इंटरलिंक्ड हैं।
तो फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनेजिंग द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज द रोल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको दोनों एरियाज जो हैं वो बड़े क्लियर हो गए होंगे। इसको अगर मैं फर्दर देखूं तो देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में ना फंक्शंस होते हैं, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोक्योरमेंट है, हर एक अपना रोल है। इस तरह ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी एक फंक्शन है। ठीक है, इसका भी अपना ये रोल है जो मैंने आपको बताया कि वो मैनेज कर रहा है कन्वर्जन प्रोसेस को और ओवरऑल प्रोडक्शन को देख रहा है। तो इसकी लास्ट में एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया, उसी की एक सॉर्ट ऑफ समरी है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स या रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू फाइनल गुड्स। या गुड्स का मतलब यही हुआ, प्रोडक्ट्स हो गया या फिर सर्विसेज होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे लिखा हुआ वैल्यू विद वैल्यू एडिशन। अब ये क्या है? वैल्यू एडिशन ये है कि ऑब्वियसली आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए बना रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि वो उसकी उम्मीदों पर पूरा भी उतरे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट या सर्विस आप देने जा रहे हैं कस्टमर को, उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। तो ये उस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ऐसी चीज़ों को, उन एस्पेक्ट्स को कवर किया जा सके कि वो कस्टमर जब ले तो वो एक वैल्यू भी क्रिएट कर सके कस्टमर के लिए, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, खुश हो एट द एंड। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, ओवरऑल प्रोडक्शन, फिर उसकी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और फिर ये इंश्योर करना कि अगर प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर की जा रही है कस्टमर को तो उसमें वैल्यू एडिशन भी हो, वो कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो। तो ये ओवरऑल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन है। तो अब आगे चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास POMA जहाँ पर भी आएगा तो आप समझिएगा कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात की जा रही है, सॉर्ट ऑफ इसका शॉर्ट या एक्रोनिम है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट को पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कहते थे, बाद में इसका नाम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर दिया गया। अब इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर OM या ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जिक्र हो रहा हो तो उसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात की जा रही है। कुछ हिस्ट्री देखते हैं अब इसकी, कुछ नाम आ रहे होंगे आपके आगे। फ्रेडरिक टेलर और गिलबर्ट्स। गिलबर्ट्स मियाँ बीवी थे, लिलियन गिलबर्ट और फ्रैंक गिलबर्ट। ये तीन लोग, इनकी बड़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। तीनों बेसिकली इंजीनियर्स थे इसमें। ये लिलियन गिलबर्ट जो थी ये साइकोलॉजिस्ट भी थी साथ में। तो ये इन्होंने सॉर्ट ऑफ बुनियाद रखी, इन्होंने ओवरऑल काम किस तरीके से किया जाता है उसको साइंटिफिक तरीके से जो है मॉनिटर किया, और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई। इन्होंने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर बड़ा एम्फसाइज़ किया, बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की। मतलब इवन ये जो मियाँ बीवी थे, लिलियन और फ्रैंक गिलबर्ट, इन्होंने कुछ लोगों को टास्क दिए और उनको फिर मॉनिटर भी किया। मतलब अगर 10 लोगों को टास्क दिए, उनको एक काम कहा कि ये करना है, लेकिन ये नहीं बताया किस तरीके से करना है और कितने टाइम में करना है। उनको मॉनिटर किया कि वो कौन क्या काम किस तरीके से कर रहा है उनमें। फिर कोई एक रिसोर्स या एक इंसान जो है वो कम टाइम में अच्छे तरीके से काम कर रहा था तो उसकी अच्छी प्रैक्टिसेस को नोट डाउन कर रहे थे, और वही प्रैक्टिसेस फिर वो कह रहे थे बाकियों को कि आप भी करें। ठीक है, और इसके अलावा जिसका जो काम बनता था करना, जिसका जो स्किल था उसको वही काम दे रहे थे ताकि वो बेहतर तरीके से कर पाए। इस तरह की प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। और इन लोगों ने, फ्रेडरिक टेलर इंक्लूडिंग इन गिलबर्ट्स के साथ, उन्होंने इंजीनियरिंग के फंक्शन और मैनेजमेंट के फंक्शन को भी आपस में मिलाया। ठीक है, दोनों की अपनी खसूसियात हैं, तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना तो ये बहुत अच्छा बना। इनकी अपनी जो है वो पॉजिटिव एरियाज़ हैं काफ़ी, इनकी अपनी हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना तो ओवरऑल बड़ी इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, इसको हम आगे भी ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट को आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशंस रिसर्च के साथ नहीं मिक्सअप करना। ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जी ऑपरेशंस रिसर्च जो है वो डोमेन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो डोमेन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ज़रा डिफरेंस बताया हुआ है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ऑपरेशंस रिसर्च के साथ। कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों को, प्रैक्टिस वगैरह को देखती है। ये जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ज़रा थ्योरी वगैरह पे, रिसर्च वगैरह की साइड पे फोकस रखती है। फिर ये बताया जा रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर मैनेजर्स, ये OM की बात की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर इंजीनियर्स। लास्ट में बताया जा रहा है कि ये एक सिस्टम के हिस्से
पर अप्लाई होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एरिया जो है, और जबकि ऑपरेशंस रिसर्च का एरिया जो है वो तमाम सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है। अब ये मैं थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ ना, तो आप ये समझें कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस रखता है, ये ओआर जो है वो थ्योरी पे फोकस रखता है। ये आप समझें ये थोड़ी बिजनेस साइड है, ये आप समझें कि थोड़ी साइंस है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों का पता होता है, यहाँ पे चीज़ें ज़रा मिस्ट्री रहती हैं जिसको पता करना होता है, ठीक है। ये साइड जो है वो ज़रा सोच विचार पे, थिंकिंग पे बिलीव रखती है। ये पार्ट जो है वो एग्जीक्यूशन पे बिलीव रखती है। इसको ज़रा और सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ओआर जो है वो समझें कि ये आपको कुछ डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स बताती है, ठीक है, कि आप ये कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन करना वाला पार्ट जो है ना, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, वो ये एग्जीक्यूट करते हैं। उन टेक्निक्स को जो इन्होंने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट ओएम करता है, ठीक है। तो ये मेजर फ़र्क है इनका। फिर वही प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है, इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स और प्रोसेसेस दैट जनरेट और क्रिएट गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। अब ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, ठीक है, इनको प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है। यहाँ पर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से क्या मुराद है? सिस्टम्स, अब वो तमाम टूल्स हो गए जो कि आप किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को क्रिएट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो कोई किसी इंडस्ट्री की कोई मशीन हो सकती है, वो सिस्टम्स के अंदर आती है। उसको मैनेज करना जो है वो इसके रोल में आता है। प्लस प्रोसेसेस क्या होते हैं? आप देखें, एसओपीज़ आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोई काम करने का कोई तौर तरीका होता है, ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सर्टन एक्शंस होते हैं सीक्वेंशियल। तो उनको लिखा जाता है, डेवलप किए जाते हैं, और वो हमेशा से एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सिस्टम्स और प्रोसेसेस को मैनेज करता है POMA, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसका रिजल्ट में हमें कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था। नेक्स्ट जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जी, हम देखते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट को हम स्टडी क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसको। तो ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर लीडरशिप के लिए। अब पहले देखते हैं कि ज़रूरी क्यों है, और ये हम ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यहाँ पर आया तो इससे क्या मतलब है। तो ज़रूरी तो अव्वल तो इसलिए है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें इसका होना ज़रूरी है। ये होगी तो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट किया जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसा समझ लें कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो किसी मकसद के लिए अगर किसी कंपनी, एसोसिएशन या किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कुछ लोग कोई अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से किसी मकसद के लिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो आप समझ लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज बना रही है जिसके अगेंस्ट आपको कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या फिर नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है जिस तरह एनजीओज वगैरह होती हैं, ठीक है। प्रॉफिट की एग्जांपल मैं अगर दूंगा तो इस तरह गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स आ गए या कुछ प्राइवेट कंपनीज आ गई। फिर ये कहा जा रहा है कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है। इन्होंने एक डेफिनेशन बुक में दी हुई थी, लेकिन मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ ना, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव, पहले आप ये कह लें कि किसी को कोई काम कहा गया करने को, ठीक है, और वो काम उसने अच्छे तरीके से किया, ठीक है, कर भी लिया और अच्छे तरीके से किया। एफिशिएंट ये है कि काम दिया गया, काम हो भी गया, और वो ऐसे तरीके से हुआ कि उसमें टाइम भी बड़ा बचाया गया, एनर्जी बड़ी बचाई गई, और जो मटेरियल्स थे, जो चीज़ें इस्तेमाल होनी थी, उसका भी बड़ा उसकी बड़ी बचत की गई, ठीक है। तो वो एफिशिएंट तरीके से काम करना होगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की एक सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि डेफिनेशन है। तो अब यही काम अगर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होंगी तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएंगी। आगे देखते हैं, हमारे पास ऑपरेशंस मैनेजर के कुछ रोल्स का जिक्र हो रहा है। ये अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में डिस्कस किया था जब मैं ओवरऑल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में फ़र्क आपको बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करती है कन्वर्जन के प्रोसेस को, जो कि इनपुट्स जो जा रहे हैं आउटपुट
आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको मैनेज करती है। तो वो मैनेज करने वाला पार्ट जो है ना, कोई ऑपरेशंस मैनेजर कोई इंसान ही ऑब्वियसली देख रहा होता है, और वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि हर काम सही तरीके से हो रहा हो, जिस बंदे ने करना है वही कर रहा हो, ठीक है। एक पॉलिसी या प्रोसेस भी बना हो उसके करने का, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो रही हो डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस के बीच में, या इनकी आपस में भी टीम वर्क हो रहा हो, ठीक है। तो ये उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को, ओवरऑल इंश्योर करता है कि जो टास्क्स हैं वो सही तरीके से सही टाइम पर एग्जीक्यूट हों। कहीं पे कोई मसला आता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो भी ऑपरेशंस मैनेजर ही ले रहा होता है। तो ये इन सिंपल वर्ड्स बस उन्हीं इनपुट्स को, जो कि मैंने आपको पहले बताया, उनको मॉनिटर कर रहा होता है कि वो अगर कोई गाड़ी बन रही है तो वो देख रहा होता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो तमाम के तमाम टाइम पर मौजूद हैं, और फिर वो सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो प्रोड्यूस भी हो रहा है, टाइमली हो रहा है। तो ये ऑपरेशंस मैनेजर जो है मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है, और ये ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो कर रहा होता है हर कंपनी में। वो बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई होटल हो गया, ठीक है, उसका भी ऑपरेशंस मैनेजर होता है। वो सर्विसेज की इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये उन रोल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ज़्यादा सिंपल टर्म्स में जो है ना इसकी डेफिनेशन जो है थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो दैट इज़ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। ये मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा पिक्टोरियल व्यू में ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करूँ, और फिर उसी कंटेंट को आपको आगे डिस्प्ले कर दूँ। तो ये जी आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि दो आइलैंड्स हैं, ठीक है। एक का नाम है इंजीनियरिंग, दूसरे का नाम है मैनेजमेंट, और एक ब्रिज, एक पुल बना हुआ है इनके बीच। ये पुल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था जब तक ओएम या ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं थी, ठीक है। ओएम जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था हिस्ट्री में कि वो जो तीन इंजीनियर्स थे, उन्होंने यही ब्रिज जो है वो समझने के बनाया है मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के बीच में। अब ये इस ब्रिज का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि पहले तो ये अलग-अलग काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग के लोग जो है अपना काम कर रहे थे, मैनेजमेंट वाले अलग काम कर रहे थे, लेकिन इनका जब कॉम्बिनेशन बना, इधर के लोग इधर आना शुरू हो गए, इधर के लोग उधर जाना शुरू हो गए। इन लेमन टर्म्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ ये कि ये लोग जो इंजीनियरिंग के हैं ये तो टेक्निकल लोग हैं, ठीक है। ये माहिर होते हैं सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने में। कोई मसले मसाइल आ जाएं और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना हो तो उसको डिज़ाइन करने के माहिर होते हैं। फिर ये उस डिज़ाइन में इनोवेशन लाते हैं, ठीक है, जदीद तरीक़ों से क्रिएटिविटी लाते हैं, ठीक है। आजकल अगर हम जिक्र करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल का दौर है, तो इनका बड़ा मेजर रोल होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये लैग करते हैं, वो है मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है। अब मैनेजमेंट वाले पार्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि ये लोग मिस आउट कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट में अगर आप देख लें, ये लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये टीम वर्क पे एम्फसाइज करते हैं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। अच्छी लीडरशिप पे यकीन रखते हैं, और अच्छे लीडर्स भी होते हैं। तो इन दो का जब मिलाप कह लें आप, कॉम्बिनेशन बना ओएम के थ्रू, तो एक ऑपरेशंस मैनेजमेंट की कैटेगरी जो है वो सामने आई, और जिसके बाद हमें बड़े अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनती हुई दिखी, और उसमें कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होते हुए दिखे, ठीक है। तो आगे इन्हीं पॉइंट्स को, जिस तरह मैंने बताया कि दो आइलैंड्स थे, इन्होंने फाउंडेशंस यूज़ की, ऑपरेशन मैनेजमेंट ने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की ब्रिज जो एक्सटेंड हुआ दोनों साइड्स पे, उससे जो है ना एक ओवरऑल स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट को। फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रखी गई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की, दोनों के एस्पेक्ट्स को यूटिलाइज किया गया, और एक बड़ी अच्छी एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो बनी, जिसको हम अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही फ़र्क जो है मैंने आपको जो ऊपर एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर भी एक बार लिख दिया है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट कैटेगरीज के लोग हैं, लेकिन ये कि इनका जब कॉम्बिनेशन बना ओएम के थ्रू, तो वो एक बड़ा अच्छा बना, ओवरऑल अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट होने लगे इसके बाद। तो ये जी ओवरऑल फर्स्ट लेसन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी लेक्चर के नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट
www.infosharing360.com पर भी प्लेस कर दिए हैं। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। उम्मीद है आपको अगर अच्छी लगी तो उसके बाद मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।